सो हेलो फ्रेंड्स। एक एक छोटा सा मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, जो कि मेजरली फोकस्ड है डेटा सेंटर्स पे। सभी को जैसे कि पता है कि डेटा सेंटर्स में काफ़ी बूम आ रहा है और हर कोई एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेजरली लोग अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो उसी हिसाब से स्विच कर रहे हैं कि वो ज़्यादा एआई फोकस्ड स्टॉक्स जो है अपने पोर्टफोलियो में रख पाएँ। सो जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जिस तरीके से बात हो रही है एआई को लाने की, तो क्या हम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं, तो इसी बारे में आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक वीडियो बना के एक डिस्कशन करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं एक आपको बेसिक सा एक लेआउट दिखा देता हूँ, जो कि आपको एक डेटा सेंटर का लेआउट शो कर रहा है, जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि डिफरेंट किस तरीके से हमारा एक जनरल सेटअप है, जिसमें कि मेरा ट्रांसमिशन है, देन हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं, और फिर हमारा जो मेन कंप्यूटर रूम है जिसमें कि हमारी रैक्स रहेंगी, और ये फर्दर फिर कूलिंग सिस्टम, और कूलिंग सिस्टम को फर्दर कूल करने के लिए जो हमें कूलिंग टावर्स चाहिए होते हैं वो ये कूलिंग टावर्स हैं। तो ये एक मोटा मोटा रफली लेआउट है। तो इसमें बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनका काम होता है कि जो हमारा पावर जनरेशन का सोर्स है वहाँ से पावर को ड्रॉ करके लाना, और जो ये सब स्टेशंस हैं, सब स्टेशन का काम होता है कि उसको स्टेप डाउन करना, क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से पावर आ रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की होती है, तो उसको स्टेप डाउन करके फिर हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। देन वो पावर मेरा यूपीएस में फीड होता है, जहाँ से हम अनट्रिप्टेबल, जिसको कि अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई भी कहते हैं, कि कोई भी जो पावर के फ्लैक्चुएशंस हैं वो उसमें फ्लैक्चुएशंस ना रहें, बिकॉज अगर फ्लैक्चुएशंस रहेंगे तो हमारी जब वोल्टेज अप डाउन करेगी तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद जो हमारा पावर होता है वो हमारा डेटा सेंटर्स को पावर करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर रूम में जाता है, जिसमें कि हमारी रैक्स होती हैं, मल्टीपल रैक्स, जिसमें हमारे सर्वर्स होते हैं जो कि हमारे एआई के टास्क को जो परफॉर्म करते हैं। जब ये एआई के टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारा, जब वो प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक जो भी हमने उनको कोई कमांड दिया या कोई ग्राफिक्स है या कोई इमेज जनरेट करने के लिए बोला, तो जब वो कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं। तो हमारे सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा कि लैपटॉप्स वगैरह में भी हीट जनरेट होने लगती है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं, तो उसका जो फ़ैन लगा होता है वो किक इन करता है और एक गूं सी आवाज़ आती है और काफ़ी तेज़ हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलरली इन सर्वर्स में भी बहुत सारी इमेंस हीट जनरेट होती है। तो जब हमारी हीट जनरेट होती है तो हीट क्या करती है कि सिस्टम को डीरेट कर देती है, और उसको कूल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ और उसको हम अच्छे से, जो भी हम उसको टास्क दे रहे हैं वो प्रोसेस कर पाए। उसके लिए हमें एक इसका रैक्स का एक टेम्परेचर बना करके रखना होता है। तो इसमें उसके लिए हम देन फर्दर कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। बहुत सारे तरीके के कूलिंग सिस्टम्स हैं। कुछ रैक्स होती हैं जो कम्प्लीटली लिक्विड में सबमर्ज्ड होती हैं, और कुछ रैक्स होती हैं जो हमारी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं डेटा सेंटर्स में। तो ये एक रफली चूँकि लेआउट है, तो मैं बता दूं कि कूलिंग सिस्टम का सिंपल काम होता है कि इसको कूल करना। जो रैक्स हैं हमारी, जब हमारी रैक्स कूल हो जाती हैं तो फिर चूँकि ये जो कूलिंग सिस्टम है ये एक चिलर बेस्ड होता है, इसमें रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट के थ्रू हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि बहुत बड़े लेवल पे ज़्यादा टनेज के ये हमारे चिलर्स होते हैं, तो चिलर्स को फर्दर कूल करने के लिए हमें कूलिंग टावर चाहिए होता है। और जो कूलिंग टावर्स होते हैं इनको कूलिंग टावर जो होते हैं, इसमें हमारा पानी का सर्कुलेशन होता है। ये इधर एवोपरेटिव हो सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ऊपर बहुत सारे जो ये डायग्राम में शो कर रहा है, ये एवोपरेटिव कूलिंग टावर्स हैं, जिसमें कि हमारी वेपर जो है वो बाहर निकल जाती है। हीट जो होती है वेपर जनरेट करती है और बाहर निकल देती है। इसके लिए कूलिंग के लिए हमें बहुत सारा पानी का इनपुट चाहिए होता है।
जैसे जैसे हमारा हीट लोड बढ़ेगा उसी तरीके से हमें कूलिंग के लिए पानी भी चाहिए होगा। तो ये ध्यान रखें कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो कूलिंग के लिए पानी और दूसरा जो इसको चाहिए वो सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन। सो अब ये आपको बेसिक लेआउट समझ में आ गया होगा। तो मेजर कंस्ट्रेंट्स यहीं पर आते हैं कि जो अगर हम पावर का जो एआई जनरेटेड ये हमारे सारी चीज़ें हैं जो उसमें बेसिकली डेटा सेंटर्स जब हम कोई लेट्स से टास्क परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आज की डेट में देख रहे होंगे कि हर कोई रील्स बना रहा है और हर कोई वीडियो बना रहा है, तो ये इतना सारा डेटा स्टोर कहाँ होगा? तो ये डेटा स्टोर होगा डेटा सेंटर्स में। तो वो जो डेटा सेंटर्स हमारे हैं उनमें जो लार्ज कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। अब वो पावर का एक मैं ब्रेकअप अगर हम छोटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 50% ऑफ पावर है वो हमारे आईटी इक्विपमेंट्स में जाती है और 35% पावर जो हमारी जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो कूलिंग के लिए, और बाकी जो हमने आपको उसमें दिखाया था कि पावर लॉसेस जो होते हैं वेरियस स्टेज पे जब हम वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे पावर लॉसेस होते हैं, और 5% के आसपास रफली हमारा एक जो लाइटिंग का जो रहता है वो लाइटिंग का रहता है। तो अगर हम आईटी इक्विपमेंट का मोटा मोटी समझें तो आईटी इक्विपमेंट्स में हमारे सीपीयू, जीपीयूज़ और स्विच केएस इस तरीके के इक्विपमेंट आते हैं, और कूलिंग के लिए जो मैंने आपको डिस्कशन किया पीछे उसमें चिलर्स भी हैं, पंप्स जो होते हैं लिक्विड कूलिंग, और जो हमारे जितना भी कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी कूलिंग में आ जाती हैं। तो जब हम इसको मेजरली अगर हम एक सिंपल अगर हम वो देखें ओवरव्यू लेते हैं पावर का, तो अगर हम सिंपल अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे कुछ टास्क हैं जो कि जिस पावर कंजम्पशन का रेट हमें बताते हैं कि जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लाइक जैसे हम एआई ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी एआई ट्रेनिंग में जैसे एआई का कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। फिर सिमुलेशंस में है, इसी तरीके से क्रिप्टो माइनिंग है, और वीडियो एनकोडिंग में जो हमारा यूज़ होता है। तो ये एक जो सिंपल पावर कंजम्पशन है, जैसे कि जो हम बेसिक स्टोरेज वाला काम करते हैं उसमें 0.1 से लेकर के 100 GB के डेटा को प्रोसेस करने के लिए 0.1 से लेकर के 1 kWh किलोवाट आवर्स का जो है हमारा पावर कंजम्पशन होता है। इसी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो मेरा 0.5 से लेकर 2 किलोवाट्स, और जो हैवी कंप्यूटिंग जैसा कि हमने देखा कि क्रिप्टो माइनिंग हो गया या एआई ट्रेनिंग हो गया, तो उसमें वो 100 GB को प्रोसेस करने के लिए और भी ज़्यादा पावर हंग्री हो जाता है वो। तो इसी तरीके से अगर हम एक छोटा सा एक कंपैरिजन आपको हम देना चाहें तो जो हमारा 100 GB को प्रोसेस करने के लिए अगर हम एआई ट्रेनिंग का हम टास्क ले रहे हैं तो उसमें एक अगर हम डे टू डे लाइफ में एक कंपैरिजन करें तो ये एक उस तरीके का कंपैरिजन है कि जो पावर कंजम्पशन होगा वो हमारा 400 से लेके 10,000 LED बल्ब जो कि 10 वाट के होंगे, उनको 5 घंटे जलाने के लिए जितना पावर चाहिए उतना पावर हमारा एआई ट्रेनिंग के लिए अगर हम यूज़ करते हैं सिस्टम को, डेटा सेंटर्स को, 100 GB का जो अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो इतना पावर कंज्यूम होगा। इसी तरीके से ये क्रिप्टो माइनिंग के लिए, वीडियो एनकोडिंग के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए, बिग डेटा एनालिसिस के लिए सारा पावर कंजम्पशन का पैटर्न है। और अब जैसा कि हमने देख लिया कि बहुत सारा हमें इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए इमेंस पावर चाहिए, तो इतना पावर कहाँ से आएगा? बिकॉज़ अभी आप देख रहे होंगे कि हम ऑलरेडी कई बार पावर के लिए सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज़ और बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रेशर भी है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करें। तो अगर हम एक इंडिया का पावर मिक्स देखें तो वो ये जो पावर मिक्स है उसमें आप देख रहे होंगे कि कोल जो हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा 48% को जो है टोटल पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है उसमें 48% तो हम सिर्फ कोल से जनरेट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50%, तो जिसको कि हमें रिड्यूस करने का काफ़ी प्रेशर है और हमें अगर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है।
और हाइड्रोज जो है वो काफ़ी कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी, बिकॉज़ इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए होता है इसके लिए। और न्यूक्लियर की जो बात हो रही है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी कंट्रीब्यूट करते हैं वो 1.5%, इसी तरीके से विंड 9.4% है और सोलर हमारा 13.4% है, जो कि इसको हमें 2030 तक हम 50% ऑफ द टोटल जनरेशन पर हम लाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जो बायोमास है और वेरियस अदर सोर्सेज से, तो टोटल जो हमारा पावर मिक्स है वो इस तरीके से कुछ है अभी। तो ये एक जनरली बेसिक जो समरी है उसमें कि हमने कितना पावर 2024 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने जनरेट किया है। तो ये अगर आप ये देखेंगे तो हमारा कोल से जो पावर जनरेट हुआ है वो 1331.6 टेरावाट आवर्स है। इसी तरीके से ये ऑयल का ये सारा जो हमारा पावर मिक्स जो है वेरियस सोर्सेस से, वो ये सारा हमने जनरेट किया। अब मेन जो कंस्ट्रेंट हैं वो डेटा सेंटर्स और एआई को लेकर के, वो कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि जो हमें पावर कंजम्पशन है वो हम ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ इसको पावर के जनरेशन की कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए और इससे पावर लेने के लिए हमें बहुत सारा कैपेक्स चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, और बहुत अदर रिसोर्सेज चाहिए। तो एक ये अगर हम देखते हैं कि अगर हम सोलर का हम बात करते हैं तो सोलर को कैपेक्स करने के लिए सबसे लोवेस्ट टाइम चाहिए। इसीलिए जो ज़्यादातर फोकस है अभी कि सोलर्स पे स्विच करने का, बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं कि उसमें हम सोलर के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करें, बिकॉज़ ये सबसे चीपेस्ट मीडियम भी है और सबसे जो जल्दी हमारा इंस्टॉलेशन इसमें हो जाता है, और जो हमारा सबसे जो पावर का कॉस्ट है वो सबसे चीप आता है इसमें। तो ये बेसिकली स्लाइड यही आपको कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे देगी। तो इसमें मेजरली अगर हम सोलर की बात करें तो हमें पर मेगावाट जो कैपेक्स करना पड़ता है 3.5 से लेकर के 4.5 करोड़ का है। इसी तरीके से विंड का 6 से लेकर के 7 करोड़ पर मेगावाट का है। एंड जो हमारे कोल ऑपरेटेड पावर प्लांट्स हैं उसमें 7 से लेके 9 करोड़ रुपए पर मेगावाट जनरेशन का कॉस्ट आता है। हाइड्रो है, न्यूक्लियर है। सो अभी बहुत सारी जो बात चल रही है कि न्यूक्लियर के प्लांट्स को, तो जो अभी समझ में ये आता है कि जब हम सोलर के पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो सोलर के पावर प्लांट्स को सरफेस एरिया बहुत चाहिए, क्योंकि वो लैंड बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। उनको लगाने के लिए, पैनल्स को लगाने के लिए हमें लैंड चाहिए, और चूँकि लैंड की अवेलेबिलिटी ऐसी जगह हो कि जो एग्रीकल्चरल ना हो, और जो हमारा मेजरली जो बड़े सोलर पार्क्स लगते हैं वो थोड़ा रिमोट एरिया में लगते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर वगैरह का ना हो। बड़े बड़े सोलर पार्क्स जैसे राजस्थान में लग रहे हैं। तो अब जो हमारा मेजर कंस्ट्रेंट ये है कि हम उतना लैंड कहाँ से लाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लेट्स से डेजर्ट्स में लगाते हैं तो सोलर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर सोलर बेसिकली क्या है कि रेडिएशन पे काम करता है, लेकिन अगर जैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस सोलर जो है वो डिरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और सोलर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो जो सिर्फ आपका डे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए जो थोड़ा सा फोकस है वो सोलर और विंड को, जो कॉम्बिनेशन पार्क्स हैं, विंड में बेसिकली हमारा जो लैंड एरिया है वो कम रिक्वायर होता है, उसके नीचे हम फार्मिंग कर सकते हैं, बिकॉज टावर्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई जाते हैं और हम उसके बाद में ही वहाँ पर वो जनरेट करते हैं। लेकिन जो विंड के हैं, विंड में आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी कई ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बिकॉज वो रडार में उनका सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्यों वो रडार के जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो एक फर्दर वो एक डिबेट का टॉपिक है। और जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को जो इतना इमेंस पावर चाहिए वो सिर्फ न्यूक्लियर से अगर हम जनरेट करने की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर का
जो इस्टेब्लिश करने का जो टाइम पीरियड है वो 10 से 15 साल है। तो न्यूक्लियर के पावर प्लांट अगर हम आज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे तो हमें 15 साल के बाद जा कर के पावर मिलेगी। और चूँकि पावर जो आप इसका जो जनरेशन कॉस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप बोलें, अगर मैं इन सारे पावर मिक्स में बात करूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर का जो है वो आप ये देख पा रहे होंगे कि 5 से लेकर के 7 रुपये पर यूनिट का जो है कॉस्ट आता है। और इसी तरीके से अगर हम अदर जो सबसे चीपेस्ट मीडियम है वो हमारा सोलर है। सोलर में हमारा जो कॉस्ट जाता है वो करीब 2 से लेकर 2.5 रुपये के बीच में जाता है। तो अब इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है हम सोलर पे शिफ्ट करें, तो ताकि जो हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड जब हमारा सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा, जो रूफ टॉप सोलर्स हैं उन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ से हम कुछ पावर निकाल सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडाइज्ड स्कीम भी चल रही हैं और उन्हें इनफ स्पेस मिल जाएगा कि जो वो पावर को वो करते हैं। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट जो हमारा सोलर को सेटअप करने का जो टाइम है वो सबसे कम है, वो 6 से 18 महीने में आप उसको पावर डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा विंड का है, विंड में हम 12 से 24 महीने के अंदर हम अपना जो ये विंड टावर्स हैं इनको लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये देख रहे होंगे कि जो हाइड्रो और न्यूक्लियर, इन दो को लगाने के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स भी हैं। और जो हाइड्रो है वो उसके अपने अलग कंस्ट्रेंट्स हैं कि बेसिन लार्ज बनानी होती है और फर्दर वो एनवायरनमेंट के लिए एक अलग चैलेंज रहता है। तो एक फर्दर वो कंस्ट्रेंट है। तो ओवरऑल जो चीज़ निकल के आ रही है कि हम सिर्फ अभी जो हम कर सकते हैं वो हमारे पास सोलर और विंड्स 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अगर हम इंस्टेंट पे जाते हैं तो क्या सोलर और विंड्स जो सोलर और विंड एनर्जी है क्या हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी, जो जिस डेटा सेंटर कैपेसिटी जो हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। तो जो लैंड मिक्स बेसिकली एक रहता है, तो ये एक लैंड का एक टोटल कि पर मेगावाट पे क्या लैंड का रिक्वायरमेंट है। तो सोलर में आप देखिए कि जो जैसा कि मैं बोल रहा था कि सोलर में बहुत ज़्यादा लैंड का ये रिक्वायरमेंट रहता है। तो सोलर में 4.4 से लेकर के 5 एकड़ पर मेगावाट का जो एरिया वो आपको चाहिए होगा। तो इतना सरप्लस लैंड हम कहाँ से लाएंगे। और जो विंड के लिए हम बोल रहे थे कि थोड़े से अलग एक कंस्ट्रेंट है, विंड टावर्स हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ जो इनका साउंड होता है तो वो एक फर्दर एक चैलेंज है कि नियर बाई रेजिडेंशियल नहीं लगा सकते क्योंकि इनका थोड़ा सा एक साउंड रहता है जब वेलोसिटी। और ये हम उन्हीं एरियाज़ में लगा सकते हैं जहाँ पे विंड्स ज़्यादा हों, मतलब जहाँ पे हम विंड्स ज़्यादा हो। और कोल एक अपने आप में कंस्ट्रेंट है बिकॉज़ कोल की कॉस्ट भी बढ़ रही है और साथ के साथ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और जो न्यूक्लियर का पावर प्लांट्स हैं उनमें उनका लीड टाइम बहुत हाई है, साथ में इनका जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल का चैलेंजेस है। डीज़ल हम काउंटेबल नहीं है बिकॉज़ डीज़ल को हम सिर्फ एज ए इमरजेंसी मोड यूज़ करते हैं कि कभी हमें शट डाउन लेना हुआ या माइनर रिपेयर करने हुए तो हम प्लांट को डीज़ल पे रन करके और हम इसको चला सकते हैं। सिमिलरली इसमें जो अगर हम बात करें कि इनका पे बैक पीरियड है तो मेजरली लोग जो भी हैं वो सोलर पे इसलिए फोकस्ड हैं बिकॉज़ सोलर का जो पे बैक टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें आप देखेंगे कि सोलर जो हमारा आता है वो 4 से 6 साल में अपना पे बैक है। और इसी तरीके से विंड का है, फिर बायोमास है आप देख रहे होंगे, फिर गैस। तो न्यूक्लियर आप देख रहे होंगे जो कि हम बात कर रहे हैं कि जिस हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जो AI की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें सिर्फ जो पावर जो मेरी समझ जहाँ तक कहती है कि हमें न्यूक्लियर या कोई बहुत लार्ज कैपेसिटी पावर प्लांट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा कैपेक्स और बहुत ज़्यादा टाइम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हम लगाएंगे तो हम आप देख रहे होंगे कि इनका पे बैक पीरियड एक तो बहुत ज़्यादा लंबा है। फिर फर्दर इनका जो आपने प्रीवियस स्लाइड में ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ये इनका जो इस्टेब्लिश
करने का इसको टाइम है वो 10 से 15 साल है। 10 से 15 साल बाद जो भी हम पावर आज की डेट में चाहिए हमें, वो 15 साल बाद डिलीवर होगी। तो फर्दर जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये कंस्ट्रेंट्स अभी आ सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आपका एक पावर जनरेशन का कॉस्ट आप देख रहे होंगे कि पावर जनरेशन जो हमारा सोलर में है वो सबसे सस्ता पावर है, चीप पावर है। तो अगर इसीलिए देख रहे होंगे कि आप जो हमारे सीमेंट बिजनेसेस हैं, सीमेंट बिजनेस में पावर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो और स्टील फर्नेसेस हैं, तो पावर आप देखिए अगर हम ईवी पे जा रहे हैं और तो जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक अप्लाइंसेस बढ़ रहे हैं, एसी है तो डोमेस्टिक पावर कंजम्पशन भी है हमारे पास, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी जो इंडिया में आनी है उसको मीट आउट करने के लिए पावर चाहिए। और इसके साथ में जो सबसे जो बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो हम पावर में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो हम इसको इमीडिएट अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे ट्रांसमिशन लाइंस भी जो रहती हैं उनकी एक डेफिनेट कैपेसिटी है उतना वोल्टेज ले जाने के लिए। तो अगर हम हाई पावर हमें ट्रांसफ़र करनी है तो हमें फिर फर्दर ट्रांसमिशन लाइन पे काम करना होता है, और जो इंफ्रा है उसको बनाना होगा, उसकी कॉस्ट अलग है और उसका जो लीड टाइम है वो अलग है। तो अभी तो जो ओवरऑल जो एक ये मेरा निकल के आया है कि जिस कैपेसिटी जो मेजर कंस्ट्रेंट जो एआई इम्प्लीमेंटेशन में आएगा वो आएगा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पावर विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एआई इम्प्लीमेंटेशन, और इसीलिए मेजरली सोलर पे हम ज़्यादा अभी रिलाई कर रहे हैं। बिकॉज आप चाइना देख रहे होंगे, डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर सेल्स अपने भेज रहा है पावर, बिकॉज जो पावर होने वाली है वो एक अगला नया गेम चेंजर साबित होगी। बिकॉज जैसा ईवी से लेकर के हमारे सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और आप देख रहे होंगे स्टील प्लांट है तो उनको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। अभी हम कोल से स्विच करके उसमें हम इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फर्दर पावर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहेगा। तो ये बेसिकली जो था वो मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था कि जो हमारा एआई जो स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको बैकवर्ड पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और कैसे हमें क्या रातों रात एआई जो है वो आ जाएगा, या किस तरीके से हम कैसे इन डिमांड्स को मीट आउट करेंगे जो पावर की डिमांड्स हैं इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए। तो देखना होगा कि क्या नया डेवलपमेंट होता है इसको मीट आउट करने के लिए। और अगर कहीं कुछ मिस हो रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे श्योर बताएं। ये मेरी एक छोटी सी एनालिसिस थी जो पावर से रिलेटेड और पावर इंफ्रा जो चाहिए एआई को प्रोसेस करने के लिए उससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ लर्निंग लेंगे और अपने जो आगे फर्दर चीज़ें हैं जो जहाँ भी आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं उसमें इस छोटे से वीडियो को यूज़ करेंगे। तो थैंक यू। अगर कुछ भी और रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।